मोस्ट वेलकम टू आरके लर्निंग वर्ल्ड। आरके लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आप सोशल साइंस क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ था 2019-20 में उसके बारे में जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और क्या क्या क्वेश्चन का जो है कि मॉडल होता है, इसको समझेंगे। और साथ ही उस क्वेश्चन से संबंधित और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस चीज को भी एक डिटेल में जानेंगे। और अच्छी समझ विकसित करने के लिए आपको जो है वीडियो धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। जब आप इसे धैर्य के साथ एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो खुद आपको अच्छा अपने आप लगने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है जूट। यह क्वेश्चन आपको 19-20 सेशन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रबी फसल का जो यहाँ पे एक उदाहरण है वह कौन है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गेहूं। गेहूं जो है हमारा कौन सा फसल है? तो यह रबी फसल है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रबी फसल होता क्या है और रबी फसल में और कौन कौन सा फसल आते हैं, क्या सिर्फ गेहूं आते हैं? तो नहीं, गेहूं के साथ साथ जो है हमारा क्या क्या आता है? तो गेहूं के साथ हमारा जो है चना, चना भी क्या है? एक रबी फसल है। उसके बाद जो है आपको जौ, जौ भी हमारा क्या है कि रबी फसल है। उसके बाद मटर, मटर भी हमारा क्या है? रबी फसल है। मटर हो गया। तो आलू, आलू भी हमारा क्या है? तो रबी फसल है। तो इन फसल के बारे में जानना है। ओके, तो आलू, जौ, मटर, चना ये सभी के सभी गेहूं क्या है? तो रबी फसल है। इतना जान लीजिए। रबी फसल का उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल कौन कौन है, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं। तो रबी फसल के अंतर्गत जो फसल आते हैं वो है गेहूं, चना, मटर, जौ, आलू। ओके, अब बात आती है कि आपको यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। यह भी जानना हमारे लिए क्या हो जाता है कि जरूरी हो जाता है। तो रबी फसल की जो बुआई होती है वह कब होती है? तो इनकी बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में। और फिर कटाई कब होगी? तो कटाई जो होती है रबी फसल की ये होती है अप्रैल और मई में। और जो है मैनली इसकी जो बुआई को याद रखेंगे तो उसके लिए हम लोग जो है शीत ऋतु को याद रखेंगे, अर्थात जाड़े के समय में इनकी बुआई होती है। और जो है कटाई जो होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है। जब ग्रीष्म ऋतु आना शुरू हो जाता है तब आपको इनकी लगभग कटाई शुरू हो जाती है, जैसे अप्रैल मई की बात हम यदि करें तो। ओके, चलिए अब जब रबी फसल के बारे में हम समझ गए तो अब हमें समझना होगा एक और फसल के बारे में, खरीफ फसल। जब रबी फसल से क्वेश्चन आ गया है तो खरीफ फसल से भी आएगा क्वेश्चन, ये भी सत्य है। तो देखते हैं खरीफ फसल क्या है। ओके, तो खरीफ फसल जो होता है इसको मानसून के नाम से भी हम जानते हैं। ओके, और इनकी बुआई जो होती है, इनकी बुआई आपको जून जुलाई में होती है, किसकी? खरीफ फसल की। और कटाई आपको सितंबर से अक्टूबर के मंथ में होती है, सितंबर और अक्टूबर में कह सकते हैं आप। और इनका जो मुख्य फसल है, इनके अंतर्गत कौन कौन मुख्य फसल है? तो चावल, ज्वार, कपास, मक्का। कौन कौन? तो चावल, ज्वार, कपास, मक्का, ये हमारा किसका है? तो खरीफ फसल का है। इस चीज को भी हमें याद रखना है। अब तीसरा नंबर जो आता है जायद। कौन सा? तो जायद। जायद जो होता है इन दोनों के बीच का फसल होता है, किसका? रबी और जो है खरीफ दोनों के बीच का जो समय होता है, उन समय में जो जिस फसल की बुआई और कटाई की जाती है उन्हें हम जायद के नाम से जानते हैं। और इनकी बुआई जो होती है मुख्य रूप से आपको फरवरी से मार्च के बीच में होती है और लगभग 2 से ढाई महीने में यह तैयार हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है आपको क्या क्या आते हैं? तो इनमें मुख्य रूप से हमारा जो होता है वो साग सब्जी हो जाता है, उसके बाद फल हो जाता है, ये सब चीज़ें आते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो तरबूज, आप गर्मी के समय में तरबूज बहुत खाए होंगे, तो यह कौन सी फसल है? तो यह जायद फसल है। खरबूज, यह भी हमारा जायद फसल है। खीरा, तो यह भी जायद फसल है। ककड़ी, लौकी, तुरई, ये सभी के सभी क्या है? हमारा जायद फसल है। इस चीज को भी जानना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन हमारा था कि रबी फसल कौन है, यह आपको 19-20 में पूछा था। तो एक रबी फसल से हम सारे फसल्स के बारे में एक रिवीजन कर लिए। और आपका यह समय वही है कि आप एक क्वेश्चन पर हो और उसको रिलेट करो कि यहाँ से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से बन सकता है, कैसे बन सकता है। ये आपका बेस्ट वे है अभी रिवीजन का
कम समय में हम कैसे जो है कंप्लीट रिवीजन कर लें। तो आप इस तरह से जब पढ़ाई करेंगे तो आपका जो 100% रिवीजन होगा और आप 100% अच्छा मार्क्स लाएंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपको यह अच्छा लगा वीडियो तो आप जो है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो अवश्य ही कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नहीं लिख करके एग्जाम में हो सकता है आपको टिस्को लिख दे, तब आप क्या करेंगे तो इसको शॉर्ट में हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग टिस्को भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, तो टिस्को के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसकी स्थापना पूछ रही है कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1907 में, ऑप्शन डी है 1960 में। ऑप्शन सी 7 है और ऑप्शन डी 60 है, 60, 1907 और 1960। समझ गए। तो इनके तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्थापना कब हुई थी, ये याद रखना है। तो इनकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग जानते भी होंगे। तो इनकी स्थापना हुई थी 1907 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्या सिर्फ इतना इनके बारे में जानना चाहिए? नहीं, इनके बारे में एक चीज़ और हमें जानना पड़ेगा। जब इनकी स्थापना आपसे पूछ सकती है तो इनका जो संस्थापक कौन थे, आयरन एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के जो जिसको हम टिस्को कहते हैं, तो टिस्को के संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे वो थे आपको जमशेद जी टाटा। कौन थे? तो जमशेद जी टाटा जो है संस्थापक थे किसका, टिस्को की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। इस चीज को भी याद रखना है। इस तरह से हमें अभी रिवीजन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अब। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है हाजीपुर और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो बिहार का जो है सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो हमारा कौन है? तो पटना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है यहाँ पे सही है। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे यह भी पूछ लेगा अर्थशास्त्र के द्वारा, कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो आपका है उससे उसमें भी यह टॉपिक है आपको, और जो है ज्योग्राफी में भी है। तो यहाँ आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पिछड़ा हुआ है? तो आपको ऑप्शन में एक बिहार रहता है, तो बिहार जो है एक पिछड़ा हुआ राज्य है और बीमारू राज्य का एक सदस्य है जिसमें 4 राज्य है, ये भी याद रखना है बिहार के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। ओके, एंड चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि कुशेश्वर स्थान जो है आपको किस जिले में स्थित है? तो यह कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में यह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वैशाली, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है भागलपुर और ऑप्शन डी है दरभंगा। तो कुशेश्वर स्थान जो है कहाँ स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान आपको दरभंगा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या सोचे, क्या समझे कि कुछ स्थान के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उस चीज को भी हमें एक बार रिकॉल कर लेना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है हीराकुड बांध कहाँ है? यहाँ आपसे राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में है, ऑप्शन बी कहता है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी कहता है बिहार में और ऑप्शन डी कहता है ओडिशा में। तो जो है आपको हीराकुड बांध जो है यह कहाँ पे है? तो यह ओडिशा में है। ये कहाँ है? तो यह हमारा ओडिशा में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लेकिन सिर्फ यह जान लेना कि हीराकुड बांध कहाँ है ओडिशा में, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है काफ़ी नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि हीराकुड बांध जो है यह किस नदी पर है, यह भी हमारे लिए जरूरी है। तो यह डैम जो है, जिसको डैम भी कहते हैं हीराकुड डैम इंग्लिश में, तो यह किस नदी पे यह बांध या डैम है? तो यह हमारा महानदी पे है। कहाँ पे है? तो महानदी पे। ओके, तो ये महानदी पे है, इसको याद रखना है। क्लियर है कि हीराकुड बांध जो है महानदी पे, या महानदी पे कौन सा बांध है? तो ये भी याद रखना हीराकुड है। और महानदी किस राज्य में बहती है? तो ये भी याद रखना ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है सुंदर वन है, ठीक है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, अर्थात आपको यहाँ पे पूछ रहा है स्थान किस राज्य में है, कर्नाटक में। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है केरल में, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो सुंदरबन जो है वो कहाँ है, तो वो हमारा वेस्ट बंगाल या कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, वहाँ पे जो है डेल्टा का जो निर्माण होता है वो कहाँ, सुंदरबन में ही होता है। और सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, ये भी याद रखना है आपसे क्वेश्चन। तब यह भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, तो वह कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा, तो सुंदरबन डेल्टा। इस चीज को याद रखना है सुंदरबन से, ओके। और ये सुंदरवन का नाम जो सुंदरवन पड़ा, क्यों, सुंदरी वन के कारण, वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष अधिक होने के कारण सुंदरवन नाम पड़ा, और ये पश्चिम बंगाल में है। इतना कॉन्सेप्ट इसके बारे में हमें क्लियर रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है, अर्थात एल्यूमिनियम जब बनेगा तो उसमें कौन सा खनिज का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है मैग्नीज, और ऑप्शन डी है लौह अयस्क, ओके। तो यह कौन सा आपको खनिज होता है, तो यह खनिज का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क में से क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बॉक्साइट। कौन सा खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, या बिल्कुल सही है बॉक्साइट का। इतना चीज याद रखने के लिए हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है मॉस्को में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हमारा न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इस चीज को याद रखना है। अब आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह न्यूयॉर्क में, ये हुआ था आपको 1997 ईस्वी में। कब, तो 1997 में। इस चीज को याद रखना है। 1997 में क्या हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब +5 सम्मेलन के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था 1992 में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अब 5 साल बाद जो है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो आपको एजेंडा 21 जो रखा गया था उसका कितना जो है उसको हमने अचीव किया, उस गोल को, उन अचीवमेंट्स के बारे में एक तरह का वहाँ पे एव्यूलेशन था, मूल्यांकन था, हम कहाँ पीछे रह गए और हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। इस पर्पज से द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपको 5 साल बाद बुलाया गया था न्यूयॉर्क में, इसीलिए इसे हम +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हमें एक स्टोरी की तरह अभी हर एक घटना को देखना है ताकि एग्जाम में हमसे कहीं भी मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी समझ गए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, जो आपसे पूछा जाएगा उन सब चीज़ों को। इसका दूसरा नाम +5 सम्मेलन, और ये कब हुआ था, तो 1997 में। कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में। और जो है इसको +5 सम्मेलन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, तो 5 साल बाद आपको बुलाई गई थी जो सम्मेलन, उसी का नाम था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसीलिए इसको हम +5 पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ओवरऑल रिवीजन हो गया। यदि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है, इस तरह से समझने में अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अब, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। समझ गए कि आपको कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो था इनका संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है आपके पास अंबेडकर, ऑप्शन बी है काशीराम, ऑप्शन सी है मायावती, और ऑप्शन डी है रामविलास पासवान।
तो इनके जो संस्थापक थे, क्या वो अंबेडकर जी थे, या काशीराम जी थे, या मायावती जी, या रामविलास पासवान जी थे, क्योंकि रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे हमारे बीच। ओके, तो कौन थे? तो इसका जो संस्थापक थे वो थे काशीराम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, इस चीज को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अच्छा सहायक क्या है? ऑप्शन ए है निर्धनता, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है विषमता, और ऑप्शन डी है विकास। तो लोकतंत्र जो आगे बढ़ता है उनको आगे बढ़ाने में किसकी अहम भूमिका रही है? तो इनकी जो है अच्छा जो एक सहायक के रूप में जो होता है वो होता है क्या? विकास। ये क्या है? विकास है। जबकि निर्धनता, अशिक्षा, विषमता ये सब चीज लोकतंत्र में तो होता ही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र जो है समानता की बात कहती है, कहता है भारत का हर नागरिक एक समान है, राइट टू इक्वलिटी जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो इस चीज को भी याद रखना है। और फंडामेंटल राइट्स से याद आया कि आप जो है जो नागरिक शास्त्र पढ़े होंगे उनके पहले चैप्टर में ही आपको कुछ आर्टिकल्स है, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में 15वां आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल जिसको अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 19, कम से कम इतना अनुच्छेद के बारे में हमें जानना होगा। और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखा है आपको पहले चैप्टर का, आप उसे भी अवश्य देख लें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10 से लेकर के 48 तक या 50 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था उनको फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जो है कि दूसरों के पास शेयर भी कर दें। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।